Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of December 2020. तो 19 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस यूरेनियम एनरिचमेंट। इनमें से क्या है जो कि करेक्टली डिफाइन करता है यूरेनियम एनरिचमेंट को। ऑप्शंस आर adding of thorium to uranium, B radioactive decay of the uranium 235, C nuclear fusion of uranium and plutonium, या D increasing the concentration of isotope uranium 235. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। नातांज इन ईरान, तिग्रे इन इथियोपिया, फोल्डो न्यूक्लियर प्लांट इन यूएई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या all of the above. Question number 3 is which of the following countries are participants of ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, यानी कि ADMM प्लस की मीटिंग में कौन कौन सी कंट्रीज भाग लेती हैं। 1 इज चाइना, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज जापान। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी लेती हैं ADMM प्लस में। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। पहला सवाल जो मैंने पूछा था यूरेनियम एनरिचमेंट का, उसका आंसर होगा डी, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप यूरेनियम 235। दिस इज व्हाट यूरेनियम एनरिचमेंट इज। न्यूज में क्यों था, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, ठीक है ना, यूरेनियम एनरिचमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है नातांज ईरान, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तिग्रे रीजन इथियोपिया का है, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, न्यूज में भी था। फोल्डो न्यूक्लियर प्लांट जो यूएई लिखा है वो गलत है, क्योंकि फोल्डो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सेकंड यूनिट एनरिचमेंट की है ईरान के अंदर ही, तो ईरान की है फोल्डो न्यूक्लियर प्लांट, ये भी न्यूज़ में था, इसलिए तीसरा गलत है। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था मैंने कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये तीनों कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, जापान, ये तीनों ही हैं उसमें, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, एक मेंस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, शुड पोस्टल बैलेट वोटिंग बी एक्सटेंडेड टू एनआरआईज, डिस्कस इन डिटेल। अभी गवर्नमेंट प्लान बना रही है ना कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करने का, वो करेंगे, ये करेंगे, तो क्या ये अलाउ करना चाहिए, शुड दिस बी एक्सटेंडेड टू एनआरआईज। यू हैव टू डिस्कस इन डिटेल, मतलब कि आपको प्रोज बताने हैं, कॉन्स बताने हैं, देन फाइनल आपको एक वर्डिक्ट देना है कि क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द केस, या फिर अभी नहीं करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो किस इस तरीके से आपको एक वे फॉरवर्ड देना चाहिए, ठीक है ना। न्यूज देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट। एक तो प्रोजेक्ट लून हैज सेट द न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट बाय स्टेइंग इन द एयर फॉर 312 डेज। 312 दिनों तक फ्लाइट में रहा आपका प्रोजेक्ट लून, और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट बन गई है। इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रोजेक्ट लून क्या है। द लून प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट अंडर गूगल सब्सिडियरी है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ गूगल बोले ये, सॉरी, इट ओपन इट्स पेज दैट ओके, सो इट ओपन दैट, बट ये किसका प्रोजेक्ट है, गूगल का प्रोजेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स डिजाइन्ड टू ब्रिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली, इट इज टू ब्रिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड टू रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज। तो ये प्रोजेक्ट लून जो था उसमें बड़े बड़े बैलून्स का ही यूज़ किया गया था, इस तरीके से बड़े बड़े बैलून्स का यूज़ किया गया था, ताकि वो क्या करेगा, फ्लाइट करता रहेगा और वहाँ पे रूरल एंड एरियाज है, एंड माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट के फील्ड में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ओके, तो किसका प्रोजेक्ट है ये गूगल का। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिस्टर्ब। तो अब हुआ क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा, आंध्र प्रदेश में हुआ ऐसा कि जो वहाँ पे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसने क्या बोला, उसने कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी करनी है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट मशीनरी और नॉट। मतलब कि इसमें हाई कोर्ट ने अपने आप सुओ मोटो ये चीज बोली कि हमको ये चेक करना है एक जुडिशियल इंक्वायरी के थ्रू वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द
जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट। तो ये चीज़ है कि नहीं है। तो अब बेसिकली इस पे जो स्टेट है उसने बोला कि ये पावर हाई कोर्ट का पावर नहीं है एंड इट इज़ द इंक्रोचमेंट अपॉन दैट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये कहा कि हैज़ एनीबडी सीन एन ऑर्डर लाइक दिस बिफोर, ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये डिसाइड करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है या नहीं है, या ये रिकमेंड करना कि प्रेसिडेंट रूल लगना है कि नहीं लगना है, ये जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑन October 1 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पास्ड एन एंटरिम ऑर्डर विच सेड ऑन द नेक्स्ट डेट the learned senior counsel appearing on behalf of the state may come prepared to assist the court as to whether the circumstances in the state of Andhra Pradesh are prevailing to find that there is a constitutional breakdown in the state। मतलब ये देखो उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप आओ तो ये तैयार करके आना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि नहीं आंध्र प्रदेश में, ताकि हम इमरजेंसी के बारे में यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको बता सकें। अब देखो यहाँ पे स्टेट का क्या कहना है। स्टेट का कहना है कि जुडिशरी हैज नो रोल इन डिसाइडिंग वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, ठीक है ना, एंड वेदर देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट रूल और नॉट। द पावर इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई है, ना कि जुडिशरी को। एंड व्हाट हाई कोर्ट इज डूइंग इज दैट हाई कोर्ट इज सीरियसली misusing its position। हाई कोर्ट इज सीरियसली misusing its position। So this is the issue that is going on। सेकेंड जो न्यूज है वो है हाथरस विक्टिम वॉज गैंग रेप्ड मर्डर्ड एज पर सीबीआई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है एंड इट हैज फाइल्ड द चार्जशीट अगेंस्ट द 4 एक्यूज, जिसमें उसने कहा है कि द विक्टिम वॉज गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था जिसने की चार्जशीट फाइल की है। उन्होंने दे हैव इन्वोक्ड सेक्शन 302 दैट इज पनिशमेंट फॉर मर्डर, 376 दैट इज पनिशमेंट फॉर रेप, 376A punishment for inflicting injury while committing rape and that results in the death of the woman, and 376D which is gang rape। तो आईपीसी के अंतर्गत ये धाराएं लगाई गई हैं। हाथरस बेसिकली इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ डिवीजन में आता है ये हाथरस, दैट इज इन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ डिवीजन। एंड सीबीआई की बात करें तो सेटअप इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ इट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जो सीबीआई है अभी प्रेजेंटली वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सीबीआई की स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो सीबीआई ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों, क्या होता है कि सीबीआई जो अपनी पावर्स है वो डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, ठीक है ना। सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो लोगों को लगता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट जस्ट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दैट एक्ट, बट इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो इनका मोटो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब सीबीआई के अंतर्गत बहुत डिवीजन्स हैं जो कि अलग अलग काम देखते हैं, जैसे कि एक एंटी करप्शन डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन है, देन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। सो दैट इज द थिंग्स, आप याद रखिएगा। हेड इसको कौन करता है? इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमेटी। तो इसको जो हेड करता है वो डायरेक्टर हेड करता है, एंड वो डायरेक्टर चुना कैसे जाता है? बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3-member कमेटी। और इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। ये 3 लोग उसके मेंबर रहते हैं, चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो यहाँ पे हमने सीबीआई के बारे में जाना, हाथरस के बारे में जाना, और वहां पे जो केस था उसके बारे में जाना। आगे मूव करते हैं। टॉक्स टू गिव आईएएस एस्पिरेंट्स अनदर चांस। ये गवर्नमेंट बातचीत कर रहा है कि जो लोग लास्ट अटेम्प्ट में थे इस बार और कोविड-19 के कारण उनकी किसी भी तरीके से पढ़ाई रुक गई या एग्जाम नहीं दे पाए, कंडक्ट नहीं कर पाए, तो उनके लिए हो सकता है कि नया चांस मिल सकता है। हो सकता है, अभी कोई चीज़ पूरा श्योर शॉट नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट अटेम्प्ट में थे उनको ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है ऑफ दी स्टॉक्स, ठीक है ना। तो लेट्स सी कि क्या होता है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, एमएसपी द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स। अब यहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड 3 मिथ हैं जिनको कि बस्ट करना ये इस आर्टिकल में किया गया, बेसिकली रिटन बाय प्रंकुर गुप्ता, रितिका खेरा एंड सुधा नारायणन। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि फैक्टॉइड होता क्या है। फैक्टॉइड एक अनरिलायबल इंफॉर्मेशन होता है दैट इज रिपोर्टेड एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन सो दैट इट बिकम्स एंड इज एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट। तो फैक्टॉइड वो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन होती है जिसको बार बार अगर आप रिपीट करो तो वो रिलायबल बन जाती है और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इफ इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। फिर ऑथर ने कहा कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी इज बेसिकली एक फ्लोर प्राइस होता है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिससे नीचे गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करता, मतलब उसी प्राइस पे प्रोक्योर करता है। एक मिनिमम प्राइस बता देता है कि भाई पैडी, वीट, इन सब का प्राइस जो है इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है ना। इट इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। ये भी आपको पता होना चाहिए कि CACP का रिकमेंडेशन होता है एंड अप्रूवल कौन देता है फाइनली, CCEA देती है, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं, दैट गिव्स द फाइनल अप्रूवल एंड दिस गिव्स द रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन CACP, अप्रूवल CCEA देता है, ठीक है। अब CCEA को हेड कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑब्वियसली आता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। प्राइम मिनिस्टर केवल 2 ही कैबिनेट कमेटीज है जिनको हेड नहीं करता है। आप मुझे बताएंगे कौन सी 2 कमेटीज है जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है। तो एमएसपी इन 23 कमोडिटीज के लिए आती है। अब ऑथर ने कहा कि सबसे पहले अगर आप फैक्ट्स की स्टार्ट करेंगे, जो मिथ्स हैं, बेसिकली मैं मिथ एक करके बताता हूं। पहला मिथ ये है कि बहुत ही कम परसेंटेज है, 10% से भी कम लोग हैं जो एमएसपी का बेनिफिट उठाते हैं। पहला मिथ ये है कि 10% से भी कम लोग हैं जो एमएसपी का बेनिफिट उठाते हैं। वैसे 6% डेटा आता है। तो ऑथर ने कहा है कि जो डेटा है 6% का वो एनएसएस का 2012-13 का डेटा है एक तो, और दूसरी चीज केवल और केवल पैडी और वीट के लिए है। अगर हम टोटल पैडी और वीट के लिए भी आज का डेटा निकालेंगे तो 16% 14% के आसपास आएगा, इतना कम नहीं है, मतलब इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। पहला मिथ तो ये है। दूसरी चीज ऑथर ने बोली कि जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टॉइड चलता है वो ये चलता है कि बहुत कम बेनिफिशियरीज हैं, जो कि बहुत कम स्टेट्स हैं जो कि ये चीज लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात केवल मतलब उनका दूसरा जो मिथ चलता है कि केवल पंजाब हरियाणा यूज कर रहा है, केवल पंजाब हरियाणा यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टमैटिक एफर्ट है कि वो एमएसपी को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने 1997 और 1998 में एक स्कीम स्टार्ट की थी। तो गवर्नमेंट की जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम थी 97-98 की, इट वाज वेरी पॉपुलर एंड इसके थ्रू बहुत सारे स्टेट्स में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म है एमएसपी का वो किया गया था, ताकि स्टेट्स खुद प्रोक्योर करें, है ना। एंड उनको रीइंबर्स्ड मतलब प्री अप्रूव्ड कॉस्ट रहती थी जिसके बेसिस पे वो प्रोक्योर करते थे। तो 2015 जुलाई तक लगभग 15 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड आपका प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंतर्गत ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये कहना कि केवल 2 स्टेट्स है जिन्होंने फायदा लिया है, सबसे गलत मिथ वही है, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि स्टेट्स का भी एग्जांपल दिया, जैसे कि पैडी के केस में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैव बीन द स्टार परफॉर्मेंस पैडी के केस में। दीज स्टेट्स टुडे कंट्रीब्यूट अबाउट 10% ईच टू द टोटल पैडी प्रोक्योरमेंट इन द कंट्री। टोटल पैडी प्रोक्योरमेंट का 10% तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही करते हैं। फॉर वीट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हैज टेकन ऑफ इन मध्य प्रदेश। वीट के केस में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वीट प्रोक्योरमेंट जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो ये कहना कि सबसे अधिक पंजाब हरियाणा कर रहा है वो सबसे गलत है। ओके, तो आगे देखते हैं। फिर ऑथर ने कहा है कि एन ओवर एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स सेलिंग वीट टू द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आते हैं सबसे अधिक वीट देने वाले, जो 33% है, कंपेयर टू 22% फ्रॉम पंजाब एंड 18% फ्रॉम हरियाणा। द ओनली पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम एमएसपी इज नाउ ट्रूली अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो ये कहना कि केवल पंजाब और हरियाणा के लोगों ने बेनिफिट उठाया है एमएसपी का, वो गलत है। अब एक तीसरा जो मिथ आता है वो ये आता है, तीसरा जो फैक्टॉइड है वो ये बोलता है कि केवल लार्ज फार्मर्स ने बेनिफिट लिया है एमएसपी का। तो ऑथर ने वो मिथ भी तोड़ा है। ऑथर का कहना है कि अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो पैडी के केस में, इन द केस ऑफ पैडी ओनली 1% वर द लार्ज फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड था। 70% वर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड था।
एंड रेस्ट 29% वर मीडियम फार्मर्स, जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर्स का लैंड था। मतलब कि पैडी के केस में 70% जो बेनिफिट लेने वाले थे वो तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही थे, केवल 1% लार्ज फार्मर्स थे और 29% जो थे वो मीडियम फार्मर्स थे। वीट के केस में अगर देखा जाए तो 3% ऑफ ऑल द वीट सेलिंग फार्मर्स वर लार्ज फार्मर्स, तो केवल 3% ही वीट सेलिंग फार्मर्स आर द लार्ज फार्मर्स। मोर देन हाफ यानी कि 56% वर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है ना, तो ये देखो मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। इन पंजाब एंड हरियाणा द शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, 38% एंड 58%। तो पंजाब एंड हरियाणा में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बिग फार्मर्स बेनिफिट उठा रहे हैं, इवन इन पंजाब एंड हरियाणा जो बेनिफिट है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखें अगर ये चीज, टू रीकैप द फैक्ट्स आर फॉलोइंग, मतलब अब फैक्ट्स क्या क्या हो गए। फर्स्ट देखो, 1 द प्रपोर्शन ऑफ फार्मर्स हु बेनिफिट फ्रॉम इवन फ्लॉड और गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड पॉलिसीज इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। सबसे पहली चीज कि ये बोलना कि बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है जो कि एमएसपी पॉलिसी का बेनिफिट उठा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। दूसरा, 2 the geography of procurement has changed in the past 15 years and it is less concentrated in traditional states like Punjab and Haryana and Western उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये बोलना कि अब ये केवल पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में है तो ये भी गलत है, वो बाकी स्टेट्स में भी पहुंच चुका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। तीसरा जो ऑथर ने मिथ बस्ट किया है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज फार्मर्स बेनिफिट उठा रहे हैं एमएसपी का, ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि परसेंटेज वाइज अगर 70% पैडी के केस में, 56% वीट के केस में जो थे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे। तो ये बोलना कि केवल और केवल बड़े फार्मर्स ने फायदा उठाया, दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग पिक्चर। ठीक है ना, तो ऑथर ने ये बोला। तो इसके अलावा ऑथर ने एक कहा कि एमएसपी क्यों जरूरी है, वाई इज एमएसपी अनाउंस्ड। एमएसपी इसलिए अनाउंस्ड है क्योंकि The prices paid outside the mandi tend to be much lower. जो मंडी के बाहर प्राइसेस पे किए जाते हैं, they are much lower. And countrywide sales to mandi और government procurement agencies fetched an average 13.3% higher prices for paddy and 5.8% higher prices for wheat. और मंडी में जब बेचा गया तो लगभग 13.3% हायर प्राइसेस पैडी के केस में यानी चावल के केस में, और 5.8% ज्यादा प्राइसेस वीट के केस में जब मंडी में बेचने से मिला। इसलिए मंडी सिस्टम के लिए और एमएसपी के लिए लोग इतना लड़ रहे हैं, इसलिए मंडी सिस्टम के लिए और एमएसपी के लिए लोग इतना आवाज उठा रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल। इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। फैक्ट्स इसके पूरे लिख लेना जो भी मैंने बताए। आगे देखें तो रिसर्च फाइंड्स इंडोमेथासिन बेनिफिशियल इन द कोविड-19 केसेस। ओके, तो रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि इंडोमेथासिन इज बेनिफिशियल फॉर कोविड-19 एंड इसको रिकमेंडेशन दिया गया है कि यू कैन यूज इंडोमेथासिन एज एन अल्टरनेट ऑफ पैरासीटामोल। ठीक है ना, तो ये इंडोमेथासिन होता क्या, इट्स अ ड्रग विच इज कन्वेंशनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। याद रखिएगा कि जो इंडोमेथासिन है दैट इज अ ड्रग used conventionally for the treatment of rheumatoid arthritis for faster symptomatic relief and preventing progression of pneumonia in COVID-19 patients। तो इसका यूज आप कर सकते हो for faster symptomatic relief and prevention of the progression of pneumonia in case of COVID-19 patients। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि इंडोमेथासिन के साथ देखने को मिल रही है। सो इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, यू शुड लर्न अबाउट दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे देखो, ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट्स एक्शंस अगेंस्ट कामरा एंड तनेजा। तो यहाँ रचिता तनेजा और कुणाल कामरा के अगेंस्ट जो सिडिशन का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, नॉट सिडिशन का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, जिसमें स्कैंडलाइज करो द सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके
जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करो इन द जस्टिस डिलीवरी, या उसको स्कैंडलाइज करके इस तरीके की चीज़ें करो, तो ये जो रचिता तनेजा और कुणाल कामरा के अगेंस्ट है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ही केस है जो कि स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। सिविल कंटेम्प्ट तो मतलब कि आप विलफुल डिसोबे कर दो। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि विलफुल डिसोबे करो किसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के, तो वो दैट कम्स अंडर द सिविल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग एक और चीज आपको पता चाहिए, कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट होने से पहले अटॉर्नी जनरल उसकी परमिशन देता है। जब अटॉर्नी जनरल उसको एक्सेप्ट करता है तभी फिर वो जाता है कोर्ट में। दूसरे तरीके का एक होता है जिसमें सुओ मोटू सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दे। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है तो उसमें उस केस में फिर एजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू नहीं बोल रहा है तो फिर उसकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो एजी फिर उसमें परमिट करता है, उसके बाद वो केस आगे जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सो यू कैन मूव विद मी। 344 अबडक्टेड नाइजीरियन बॉयज फ्रीड। अब 344 नाइजीरियन बॉयज को पकड़ के रखा था। किसने पकड़ के रखा था? बोको हराम। बोको हराम क्लेम्ड द किडनैपिंग। बोको हराम इज बेसिकली कॉमन नेम ऑफ इस्लामिक स्टेट इन वेस्टर्न अफ्रीका। जो ISW है, WA बोलते हैं उसको, ISWA। बोको हराम उसका ऑफिशियल नेम है, कॉमन नेम है इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका का, इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। इट्स अ जिहादिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, एक्टिव इन चाड, नाइजर एंड नदर्न कैमरून। इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद यूसुफ इन 2002। मोहम्मद यूसुफ ने 2002 में बनाया था इसको। एंड द ग्रुप हैज बीन लेड बाय अबू बकर शेकाऊ सिंस 2009, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जब ये बना था बोको हराम इनिशियली, तो एक्शंस वर नॉन वायलेंट, फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सलाफिज्म। सलाफिज्म के प्रिंसिपल पे बना था। एंड देयर मेन गोल वाज टू प्यूरिफाई इस्लाम इन द नदर्न नाइजीरिया रीजन। तो नदर्न नाइजीरिया को के इस्लाम को प्यूरिफाई करना था इनका इनिशियल एम था, लेकिन बाद में फिर ये जो ब्रुटैलिटीज एंड जो जिहादिस्ट टेंडेंसीज थी वो बाद में इसके अंदर इंक्लूड कर ली गई, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। ईरान स्टार्ट्स द न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्क अमिड यूएस टेंशंस। तो अब आप सबको पता है कि ईरान ने अपना जो इनरिचमेंट का प्लान है उसको लेकर के आगे बढ़ चुका है। ये फोल्डो फैसिलिटी जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ से था, तो फोल्डो फैसिलिटी में ही वहाँ पे बिगिन किया गया है काम, जो उनके एनरिचमेंट का काम है। एंड JCPOA, ये टर्म भी याद रखना है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये न्यूक्लियर ट्रीटी जो थी अमेरिका के साथ हुई थी, मतलब P5+1 के साथ हुई थी। एक्चुअली ये ट्रीटी हुई थी P5+1 के साथ। तो +1 था ये आपका जर्मनी, और P5 था USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो ये थे P5+1, है ना, जिनके साथ ये न्यूक्लियर ट्रीटी की गई थी ईरान के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फोल्डो फैसिलिटी याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। अगली जो न्यूज है, इंडिया मल्स E20 फ्यूल टू कट वेहिकुलर एमिशंस। अब वेहिकुलर एमिशंस को कट करने के लिए यानी कम करने के लिए भारत ने E20 फ्यूल्स का जिक्र किया है। अब ये E20 फ्यूल क्या है? E20 फ्यूल जो है इट्स अ ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन। याद रखिएगा, E20 क्या है आपका? इट्स अ ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन, ठीक है ना। एंड द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इट्स एडॉप्शन एज एन ऑटोमोबाइल फ्यूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेहिकुलर एमिशंस एज वेल एज कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट बिल। तो याद रखिएगा क्यों बेसिकली इसको किया जा रहा है, ताकि जो हमारे वेहिकुलर एमिशंस है उसको कम किया जा सके, प्लस कंट्री का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसको भी कम किया जा सके। ये एक्चुअली में बहुत पहले से ही ये चल रहा है कि आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। अगर आप इथेनॉल से ब्लेंडिंग करते हो तो उससे आपका एक तो वेहिकुलर एमिशन कम होता है, तो इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है, कार्बन एमिशंस कम होते हैं, आप और कार्बन न्यूट्रल बनते हो, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स तो है इसके साथ ही साथ, इसके साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि कंट्री का जो इंपोर्ट है वो ऑयल का बहुत ज्यादा है और आपको बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है UAE, रशिया, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में, तो आपका वो इंपोर्ट बिल भी कम होगा। नाउ द करंट लेवल ऑफ परमिसिबल ब्लेंडिंग इज 10%। अभी जो करंट लेवल है परमिसिबल ब्लेंडिंग का वो 10% है इथेनॉल का। एंड इंडिया ओनली रीच्ड 5.6% ऑफ ब्लेंडिंग इन 2019। इंडिया ने केवल 5.6% ही ब्लेंडिंग तक पहुंचा है 2019 में।
E20 जो है उसमें 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन की ब्लेंडिंग रहेगी, याद रखेगा E20 इसीलिए उसको बोलते हैं इथेनॉल एंड गैसोलीन की 20% तक ब्लेंडिंग रहेगी। सो दैट इज द थिंग। अभी तक इंडिया कितने पे पहुंचा है? 5.6% पे। अलाउड कितना है? 10% है, ठीक है ना। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल एंड इज अ कॉमन बायो प्रोडक्ट ऑफ बायोमास लेफ्ट बाय एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक सच एज कॉर्न, शुगर केन, हेम्प, पोटैटो एक्सेट्रा। तो इट्स अ बायोफ्यूल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है। आपके लिए क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, आप इसका बताइएगा। देखो बायोफ्यूल जो होते हैं ना उनकी 4 अलग अलग जनरेशन है। देयर आर 4 डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। तो पहली जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन में जो थे वो उसमें फूड जो आप एडिबल आइटम्स थे उनका बनाया गया था, जैसे कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, इन सब का बायोफ्यूल बनाया गया था। बट हो क्या रहा था कि जब ये इस चीज का फ्यूल बनने लगा तो आपका एडिबल आइटम्स कम हो गए, आपके खाने वाले आइटम कम हो गए। तो फिर जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें एडिबल आइटम को हटा करके नॉन एडिबल आइटम्स का यूज करने लगे, ठीक है ना। जैसे उसमें जेट्रोफा और ये सब चीजें करने लगे। फिर थर्ड जनरेशन आती है जिसमें आपका थर्ड जनरेशन में फिर डिफरेंट फ्यूल के जैसे एल्गी का यूज करने लगे, ग्रीन एल्गी का यूज करने लगे थर्ड जनरेशन में। और फिर फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में जब आप आए तो उन्होंने एक तो मतलब कि एल्गीज का यूज तो किया ही किया, प्लस उसमें ऐसा किया कि वो कार्बन को अपने अंदर एक तरह से सिंक की तरह काम करने लगा। कार्बन सिंक की तरह बायोफ्यूल्स काम करने लगे, मतलब कि एमिशन तो छोड़ो, वो अपने अंदर फिक्स करने लगे कार्बन को। तो दैट इज द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ द बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल की जो 4 जनरेशन है उनको डिटेल में पढ़ लेना, ये टास्क है। मैंने आपको बहुत बेसिक बता दिया कि पहले जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार इसको बेसिक पढ़ भी लेना है ना। तो दैट इज द थिंग विच आई हैव लेफ्ट ऑन यू, तो ये आप देख लेना। अगला देखो, RIL BP स्टार्ट गैस आउटपुट फ्रॉम अल्ट्रा डीप वाटर आर क्लस्टर। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड BP PLC जो है, दे हैव अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम आर क्लस्टर। आर क्लस्टर से प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बात कर रहा है। अब ये आर क्लस्टर क्या है? आर क्लस्टर क्या है? लिख लो, आर क्लस्टर क्या है? इट्स द अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड इन द KG बेसिन। KG यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है जिसको हम आर क्लस्टर बोलते हैं, और RIL एंड BP PLC ने इसको स्टार्ट करने का बोला है। आर क्लस्टर क्या है? इट्स द अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड इन द KG बेसिन, तो इसको याद रखना। अब इसके अलावा 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स इन KG बेसिन आर देयर। 3 बेसिकली डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स हैं KG बेसिन में, आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर एंड MJ। तो देखो यूपीएससी कैसे पूछेगा, यूपीएससी आपको दे देगा इन तीनों के नाम, बोलेगा आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर एंड MJ वाज इन न्यूज रिसेंटली। दे आर ऑप्शन ए नेम ऑफ द सैटेलाइट्स। सेकेंड, अब जब आर क्लस्टर सैटेलाइट क्लस्टर बोलेगा तो आप ऑलरेडी आप बोल दोगे सैटेलाइट्स है ना। तो पहला ऑप्शन दे देगा नेम ऑफ द सैटेलाइट्स, दूसरा देगा नेम ऑफ द अंडर डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स, नेम ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट। लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से या ना पढ़ने की वजह से आप लोग क्या टिक कर दोगे? सैटेलाइट कर दोगे। तो उसको याद रखना कि आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर एंड MJ आर बेसिकली द, जो कि दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट 15% ऑफ इंडियाज गैस डिमांड बाय 2023। ये लोग इंडिया की 15% गैस डिमांड 2023 तक फुलफिल करेंगे। और अभी मैंने कल ही आपको न्यूज बताई थी कि $60 बिलियन जो है वो इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाला है, ताकि जो गैस का एनर्जी मिक्स में शेयर है वो 6% से बढ़ करके 15% पे हो जाए। तो गैस का भी जो एनर्जी मिक्स में शेयर है वो 6% का है, उससे बढ़ा करके 15% करना है, ठीक है ना, याद रखेगा। एंड जो इधर वाली ये आर क्लस्टर और ये आपका गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला रीजन है, दिस इज द फील्ड इज लोकेटेड ऑफ द काकीनाडा कोस्ट आंध्र प्रदेश एंड द डीपेस्ट ऑफ शोर गैस फील्ड इन एशिया, एंड ये 2000 मीटर की डेप्थ पे लोकेटेड है। तो उसको याद रखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यूके एंड US इन टॉप 5 हायरर्स ऑफ IT कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसने निकाली है? रिपोर्ट निकाली गई है टेक फाइंडर द्वारा। टेक फाइंडर ने ये रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन IT कॉन्ट्रैक्टर्स, ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन IT कॉन्ट्रैक्टर्स, और उस लिस्ट में यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, US एंड साउथ अफ्रीका, दे वर द टॉप 5 कंट्रीज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग हाईली स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स इन द कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट प्लेस। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट प्लेस में इंडिया की जो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है, IT वर्कफोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स है, उसमें
उसको यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका ने सबसे अधिक रखा है, एम्प्लॉय किया है। ड्यू टू द पैंडेमिक मेनी बिजनेसेस वर गोइंग ऑनलाइन टू ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड जिसमें की डिमांड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ जो पैंडेमिक आया कि इंडिया की जो टेक की डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने बताया। तो यूके यूएस टेक फाइंडर की रिपोर्ट, आर क्लस्टर के बारे में बताया, E20 ब्लेंडिंग फ्यूल के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको ईरान के फोल्डो फैसिलिटी के बारे में बताया जहां पे न्यूक्लियर अरेंजमेंट शुरू कर रहा है वो, नाइजीरिया के बारे में बताया, बोको हराम के बारे में बताया, ठीक है, बोको हराम ने 340 लोगों को पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिए, वो बताया मैंने। फिर इंडोमेथासिन के बारे में बताया, इंडोमेथासिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई है वैसे। एमएसपी के फैक्टॉइड्स और फैक्ट्स की हमने बात की काफ़ी डिटेल में, उस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। फिर हमने बात की आपके सुप्रीम कोर्ट के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट की, क्यों किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई कैसा जजमेंट है। हाथरस विक्टिम, हाथरस के बारे में और सीबीआई के बारे में हमने जाना, और आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, शुड पोस्टल बैलेट वोटिंग बी एक्सटेंडेड टू एनआरआईज, डिस्कस इन डिटेल। तो ये चीज आप करेंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।